हेलो ट्वेल्थ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल का मोशन कैसे होता है या डाइपोल का बिहेवियर कैसे होता है। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इधर 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो आगे बढ़ने से पहले, चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब यह है कि डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं, है ना। पर आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भाई ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होते क्या है ना। तो आइए थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिकैप करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब इसमें से कोई बदल नहीं रहा है ना। तो ऐसी फील्ड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अगर इसमें से कोई भी बदलना शुरू कर जाए, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बन जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखिए ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है, ये चौथा रीजन है, पांचवा छठवां, ऐसे रीजन में किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही हमें बताता है कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब देखिए, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन अगर है तो उसकी एक विशेषता होती है, वो क्या होती है, स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और इक्वली स्पेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर देखिए पहले केस पे हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनके बीच देखिए स्ट्रेट है, ये लाइन से रिप्रेजेंट की गई है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए कैसी स्ट्रेट है, दो ये देखिए चारों लाइन स्ट्रेट है और आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल भी है और क्या है, इक्वली स्पेस्ड है, मतलब दो लाइन के बीच में बराबर बराबर का गैप है। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। अब जो लाइन के बीच का गैप है वो बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड बताता है और एरो क्या है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, लाइन के बीच का गैप यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, हर जगह सेम है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे पे आ जाइए। दूसरा देखिए, ये सर्कुलर आर्क दिखाया हुआ है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो दो लाइन के बीच में जो गैप है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक चीज अगर ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन हर समय बदल रहा है। क्योंकि आपको पता है, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो इस पे एक टेंजेंट खींचोगे, उसका डायरेक्शन इधर को होगा। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस पे टेंजेंट खींचो तो इसका डायरेक्शन इधर को होगा। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है तो मैं इस पे क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींचूंगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर मैं इस आर्क पे या इस रीजन पे यहां से यहां तक चलूं तो हर समय मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि दोनों लाइन के बीच का गैप सेम है, पर क्या है, डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूअस बदल रही है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तीसरे पे आ जाइए। यहां देखिए, ये भाई क्या है, स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड स्ट्रेट है और क्या है, पैरेलल भी है, लेकिन इक्वली स्पेस नहीं है। देखिए दो लाइन के बीच में यहां गैप ज्यादा है और नीचे गैप कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा और नीचे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है। अब आ जाइए इस केस में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लाइन इधर दिखाई गई है, राइट डायरेक्शन दिखाई गई है, और यहां देखिए लेफ्ट साइड में इस लोकेशन पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, जितने सघन लाइन होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा। और यहां पे देखिए दूर दूर हो गई तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये कम, मतलब यहां पे कम होगा। तो अगर कोई पूछे भाई ऐसी लाइन दिखाई हुई है तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्लियर केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का केस है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। आ जाइए यहां पे, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है ना, दूर जा रही है, तो देखिए नजदीक इन जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इन दोनों के बीच में देखिए यहां पे गैप कम है, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे देखिए गैप बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया। सिमिलरली ये भी देखिए नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया। तो आई होप कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये पता लग गया होगा कि ये क्या चीजें होती हैं। अब हम जो है आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं, सबसे पहला हम केस बात करेंगे कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड लाइन से दिखाई गई है, वही है, स्ट्रेट है, पैरेलल है और दोनों चारों लाइनों के बीच में जो गैप है वो देखिए सेम है, यहां भी सेम, यहां भी सेम। तो यहां पे ये केस बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहां भी सेम, यहां भी सेम, हर जगह सेम होगा, है ना। तो अब देखिए डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये देखिए पी से डिनोट करते हैं और एरो इधर दिखाया गया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये देखिए थीटा है ना, किसी थीटा एंगल पे हमने डाइपोल को रखा हुआ है। तो अब देखिए डाइपोल क्या बिहेवियर कैसे होगा। अब देखिए अगर हम एनालिसिस करें तो फोर्स देखिए, प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, राइट वर्ड लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा, और माइनस क्यू पे कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा।
ई ही क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। ये केस हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब देखिए कि डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई। क्यू ई राइट वर्ड लग रहा है और क्यू ई फोर्स लेफ्ट वर्ड लग रहा है, यही दो फोर्स लग रहे हैं। तो जितना राइट लग रहा है उतना लेफ्ट लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? डाइपोल पे जीरो हो गया, है ना। तो डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि डाइपोल जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे बैठा रहेगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, है ना। ये तो हो गया हमारा एक एनालिसिस। अब दूसरा देखिए, ये जो दोनों फोर्स हैं, इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए, तो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे भाई? ये कपल बनाएंगे, है ना। और वो कपल का जो टार्क होगा वो क्या करेगा? डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा सेंटर लाइन के अबाउट, है ना, डाइपोल के सेंटर के अबाउट, जो इस पॉइंट पे है। तो अब देखिए, अब हम उस टार्क को निकालेंगे, यही आपसे निकलवाते हैं बोर्ड में। उस टार्क को हमें निकालना है। तो कोई भी एक फोर्स ले लो, जो फोर्स कपल बना रहे हैं, कोई भी एक फोर्स लो और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, है ना। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब कोई फोर्स हो गया, हमने क्यू ई लिया। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही ना होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि पास वाला हमेशा कास होता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये कास होगा, मतलब 2a कास थीटा ये वाला हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाला कितना हो जाएगा? 2a sin थीटा हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया 2a sin थीटा। अब ये हमने 2QEA sin थीटा हो गया। अब हमने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। तो 2QA हो गया, है ना, डाइपोल मोमेंट। तो इसमें से 2QA को रिप्लेस में हमने P कर दिया, P लिख दिया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? PE sin थीटा हो गया। ओह, अब हमें एक चीज जरूर क्लिक किया कि भाई P भी वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी, और हमने पढ़ा 11th में टाउ भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमें कुछ कुछ याद आना चाहिए। अगर होना चाहिए A क्रॉस B, मैं बोलूं AB sin थीटा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये देखिए, वैसे हो गया PE sin थीटा को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर P क्रॉस E, ये पक्का ऐसे लिख सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E लिख सकते हैं। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इसमें हम दो केसेस की बात करेंगे कि जब डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो दो तरीके से पैरेलल हो सकता है, या तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच क्या है? 0 डिग्री एंगल है। ये देखिए, जैसे ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, या तो ये घूम करके ऐसे हो जाए, मतलब निगेटिव चार्ज यहां आ जाए और नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, निगेटिव चार्ज यहां आ जाए, है ना। तो ये क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है भाई? 0 है। तो उस केस में क्या हुआ? टार्क 0 लगेगा। और अगर ये उल्टा भी रखा हुआ, मान लीजिए निगेटिव चार्ज को ऐसे घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कर दिया ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE sin थीटा, मतलब PE sin 0 बराबर हो जाएगा PE sin 180। sin 180 और sin 0 दोनों 0 होते हैं, तो टार्क कितना लगेगा भाई? 0 लगेगा। अच्छा, जब मान लीजिए P और E परपेंडिकुलर है ना, मतलब डाइपोल को ऐसे एकदम परपेंडिकुलर रख दिया, ये ऐसे थीटा पे था, इसको घुमा के ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया, P और E परपेंडिकुलर हो गए। तो P और E के बीच का 90 डिग्री एंगल हो गया। तो टाउ बराबर कितना हो गया? PE, क्योंकि sin थीटा 1 होता है, तो टाउ क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। तो ये पूछा जाता है कि भाई डाइपोल पे मिनिमम जो टार्क लगेगा कब लगेगा? जब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना, डाइपोल जो रखा हुआ है वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा? टाउ 0 लगेगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो टाउ क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया, ये दिखाया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जैसे जैसे आगे जाना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जा रहा है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्यू पे कम फोर्स लगेगा, है ना, और इस प्लस क्यू पे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो यहाँ Q इंटू E1 मान लेते हैं लगता है, और इधर Q इंटू E2 मान लीजिए लगता है। तो फोर्स कौन सा ज्यादा होगा? फोर्स इस पे जो लगेगा ज्यादा होगा, राइट वर्ड फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो डाइपोल क्या करेगा? ऐसे इंक्लाइन होकर के रखा हुआ है, तो डाइपोल क्या करेगा? ये ऐसे इस तरीके से क्या करेगा? राइट वर्ड फोर्स ज्यादा है, नेट फोर्स, तो डाइपोल टक 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 ऐसे ऐसे भागना शुरू कर देगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये क्या है? ये तब का केस है जब P है इंक्लाइन, मतलब डाइपोल को इंक्लाइन करके रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो केस है, इसमें क्या करेगा? डाइपोल ऐसे एक फोर्स लगेगा, तो डाइपोल क्या करेगा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेट करेगा आगे की तरफ, है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, जरा देखते हैं क्या ये दोनों फोर्स डाइपोल को घुमा भी सकते हैं क्या? हाँ, पक्का घुमा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए, इस फोर्स को अगर पीछे घुमा बढ़ाएं तो लाइन ऑफ एक्शन इधर पीछे जा रही है, और डाइपोल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? पक्का ये वाला F1 फोर्स डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा डाइपोल के सेंटर लाइन के अबाउट, क्योंकि ये क्या करेगा? टार्क जनरेट करेगा। सिमिलरली अगर F2 को हम पीछे बढ़ाएं और सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, यहां पे देखिए, यहां से, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी टार्क जनरेट करेगा। तो उस केस में क्या होगा? डाइपोल
क्या करेगा, ये घूमना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे घूमेगा भी अपने प्लेस पे, है ना। तो क्या करेगा, डाइपोल में दो तरीके के मोशन होंगे, एक तो ये डाइपोल आगे की तरफ ऐसे भागेगा, ट्रांसलेट करेगा, दूसरा से रोटेट करते करते भागेगा, है ना, जैसे साइकिल का पहिया भागता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से इंक्लाइन करके थीटा एंगल पे रखा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल क्या करता है, रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है, दोनों तरीके के मोशन होते हैं। तो ये केस 1 है। आइए अब हम बात करते हैं केस 2 की, है ना। हाँ तो भाइयों, अगला जो केस बनता है केस 2, जब P यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल हो। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, और हमारा जो डाइपोल रखा हुआ है वो भी पैरेलल रखा हुआ है। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो पैरेलल हो गया, है ना। डाइपोल मोमेंट देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर है ना, तो दोनों पैरेलल। अब क्या होगा, अब देखिए जो इस पे फोर्स लगेगा, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा, इधर देखिए लाइनें दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा कम लगेगा। तो राइट वर्ड जो फोर्स, नेट फोर्स किधर होगा, राइट की डायरेक्शन में। तो डाइपोल क्या करेगा, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है देखिए, और क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में डक 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 ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ भागेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उस केस में क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, डाइपोल पे नेट फोर्स लगेगा और उसी डायरेक्शन में डाइपोल क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, है ना। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। और बेसिकली क्या है, ये वाला जो आपका चित्र है ना, इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ये वाले केस तो मैंने आपको समझाने के लिए लिए, बट ये आपके एनसीईआरटी में और आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि अगर एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल तो कैसे मोशन होगा, और पैरेलल है तो कैसे मोशन होगा। तो आपको ये देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे है, तो आप इसको जो है अच्छे से एक बार थोड़ा देख लें, है ना, ताकि एग्जाम में छोड़े ना। ठीक है, अब तीसरा केस है जब P एंटी पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है ना, देखिए, और P माने डाइपोल मोमेंट वेक्टर लेफ्ट है, ये देखिए इस तरीके से है। अब देखिए यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि लाइन दूर दूर है, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा, माइनस क्यू पे ज्यादा लगेगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, प्लस क्यू पे कम लगेगा राइट साइड में। तो नेट फोर्स किधर होगा भाई, ज्यादा माइनस कम, मतलब लेफ्ट साइड में होगा। तो डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल ऐसे भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो नेट फोर्स इधर है, टक 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 इस डायरेक्शन में ऐसे भागेगा, भागना शुरू कर देगा, है ना, डाइपोल। तो इसमें क्या है कि जो डाइपोल है उस पे जो नेट फोर्स होगा वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है राइट, लेकिन डाइपोल भाग रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब डाइपोल डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। और भागेगा कैसे, ट्रांसलेट करता हुआ भागेगा। यानी जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में डाइपोल ओनली क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, है ना। ये चीज आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है और ये पूरा लिखा भी हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से एक बार देखिए लेक्चर को, है ना। और ये सवाल आता है पक्का 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा ये डिटेल में, तो इसको छोड़ के नहीं आना है ना। तो ठीक है, आप देखें, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो नहीं करूंगा, बट डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।